ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द चैप्टर ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया कि पुअर पीपल की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखो इसमें उन्होंने बताया कि एक तो वो लोग होते हैं जो ऑलवेज पुअर होते हैं और एक होते हैं यूजुअली पुअर। ठीक है, तो ऑलवेज पुअर वो होते हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं। यूजुअली पुअर जो समटाइम्स उनको मिल जाती हैं पैसे कुछ, तो उनको यूजुअली पुअर की कैटेगरी में समटाइम्स गेट ए लिटिल मोर मनी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर हम ये दो तरह के पुअर को इकट्ठा कर दे तो हम क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। क्रॉनिक पुअर में दो कैटेगरीज आ गई, एक ऑलवेज पुअर, ये पॉवर्टी लाइन बनाई हुई है, पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे हमेशा ही गरीब रहते हैं। यूजुअली पुअर कौन से है, पॉवर्टी लाइन में कभी कभी ऊपर चल जाते हैं इसके, पर यूजुअली नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी आ गई। इसके अलावा हमारे पास आती है चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, जिसको ट्रांजिएंट पुअर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। श्योर एक MCQ इसमें आएगा आपको। तो चर्निंग पुअर वो पुअर होते हैं जो रेगुलरली इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी निकलते आते रहते हैं। ठीक है, मूव ये क्या होते हैं, ऐसे जैसे कुछ स्मॉल मार्जिनल फार्मर, सीजनल वर्कर्स, कभी पैसा होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। जो ओकेजनली पुअर होते हैं ये जनरली पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही है, देखो ये ऊपर है पॉवर्टी लाइन से, गरीब नहीं होते पर कभी कभी लाइफ में गरीब हो जाते हैं, तो इनको हम ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में डालते हैं। तो ट्रांजिएंट पुअर टेम्परेरीली पुअर लोग होते हैं। ठीक है, कभी अमीर कभी गरीब, कभी गरीब कभी अमीर। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से डायग्राम्स अपने दिमाग में प्रिंट कर लो, ऐसे ही आपको याद रखना है व्हेन एवर यू आर सोल्विंग द MCQ। फाइन। अच्छा, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पॉवर्टी के बारे में किसने कब बताया था। तो दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में फर्स्ट टाइम बताया था, पर आज़ादी से पहले बताया था। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। ध्यान से MCQ को देखना। और इन्होंने जो तरीका बताया था जेल ये गरीबी के बारे में बताने का, इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को एस्टिमेट किया था। पर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आज़ादी के बाद पॉवर्टी जो मैयर की थी वो अलग तरीके से मैयर की गई थी। इसके लिए 3 आपको ग्रुप्स याद रखने हैं। पहला ग्रुप 1962 में प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसमें स्टडी ग्रुप बनाया गया था पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए। 79 में टास्क फोर्स प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, ये एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कंजम्पशन देखेगी लोगों की कितनी और मिनिमम ज़रूरत कितनी है। और 89 और 2005 में कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए थे इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो बिफोर पॉवर्टी इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों के कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। पॉवर्टी लाइन अब क्या है, पॉवर्टी लाइन यही है जो लाइन मैंने अभी आपको दिखाई, गरीबी की एक लाइन है। जब इसके नीचे आ जाते हैं लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ऊपर वाले लोग अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं और वो गरीब नहीं होते। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को स्टडी करते हो, ठीक है, तो उसको हम हेड काउंट रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर कॉल्ड एज हेड काउंट रेशो। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या होता है। जब आपने पॉवर्टी लाइन को मेजर करना है तो हमारे देश में कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE को फॉलो किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी याद रखना है कि मिनिमम कैलोरी इनटेक के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। जैसे कोई अगर इंसान, क्योंकि रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है और अर्बन एरिया में ऑफिस में बैठकर कैजुअल वर्क ज़्यादा होता है, तो उनको, तो रूरल एरिया के लोगों को खुराक ज़्यादा अच्छी चाहिए, इसलिए उनकी कैलोरी हमेशा ज़्यादा होगी अर्बन एरिया से। उनकी 2400 कैलोरीज है और हमारे अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज अगर किसी के पास होती हैं तो हम उसको गरीब की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो MPCE का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में 2 तरह की पॉवर्टी होती है, वो था टाइप्स ऑफ पुअर, ये है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, बोथ हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी आती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जो एक्चुअल में होती है, जैसे मेरी कॉलोनी में इतने नंबर ऑफ पीपल आर पुअर, दिस इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बट मेरी कॉलोनी में इतने हैं और साथ वाली कॉलोनी में इतने हैं, जब मैं कोई कंपैरिजन करने लग जाती हूँ किसी का तो वो रिलेटिव पॉवर्टी में आ जाता है। जनरली ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में किया जाता है। ठीक है, ये डाटा वगैरह कौन कलेक्ट करता है, ये डाटा हमारा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और देन आपको क्या चीज़ याद रखनी है, हेड काउंट रेशो के मैंने आपको बारे में बता दिया है, NSSO के बारे में भी बता दिया है।
देन इसमें कोई स्टैट्स का ऐसा ग्राफ आ सकता है आपको जिसमें आपको कुछ एनालिसिस करके बताने हो। तो बहुत ध्यान से आपने ये देखना है कि ये जो डाटा है परसेंटेज में है, ठीक है, या किस फॉर्म में दिया गया है, कौन से ईयर्स का है, इस तरह से एनालाइज करना, नीचे क्या दिया है, साइड पे क्या दिया हुआ है। अगर ऐसे कोई भी ग्राफ आता है तो उसको बहुत क्लियरली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लेकर आते हैं कुछ नया कंसेप्ट जिसमें कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में आपको बहुत कॉमन से कॉजेज़ हैं। ब्रिटिश रूल था तो देश की डेवलपमेंट नहीं हो पाई, उसकी जॉब्स नहीं थे, है ना, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, भूखमंगी फेमाइन हो गए थे, भूखे रह गए थे, ये सभी उस टाइम पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, लोगों के पास लैंड नहीं था खेती बाड़ी करने के लिए, पैसा नहीं था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे क्योंकि बाहर से गुड्स आते थे यहाँ पर, वो यहाँ पे हमें प्रोड्यूस नहीं करने देते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है, ये भी बड़ी दिक्कत की बात थी। हाई बर्थ रेट था। इलिटरेसी हमने देखा कि कितने लोग 16% से नीचे तो इलिटरेट थे, तो बाकी सारे इलिटरेट थे, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से, और सोशल कॉजेज़ में जैसे लोग मैरिजेस में ज़्यादा खर्चा करते हैं इंडिया में, फेस्टिवल्स पे कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी गरीबी आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। तो मेजर क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हमारी सरकार ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया है। तो उन्होंने एक 3 डायमेंशनल अप्रोच बनाई है। 3 डायमेंशनल अप्रोच, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें जीडीपी को बढ़ाने के लिए मेजर्स लिए जाएंगे, एलिवेशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी को ख़त्म करने की कुछ योजनाएं प्रोग्राम, और प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स, कि बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हो जाएं। ये 3 स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखने, ठीक है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने कहा कि लोगों को नौकरी देना, फिर उनकी इनकम बढ़ाना, ये सारे आ जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में हमारे पास क्या आएगा कि पॉवर्टी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए जिसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है पहले, IRDP, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि स्मॉल और छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स या कुछ लेबरर, मजदूर या कोई छोटी कलाकार जो होते हैं, उनकी हेल्प के लिए उनको नई चीज़ें खरीद कर देने में मदद की जाती है। ये रूरल एरिया की डेवलपमेंट में यूज़ किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम PMEGP भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है। रोज़गार योजना PMRY, ठीक है, 1993 की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, नाम से ही पता लग रहा है। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये 3 अप्रोचेस है। पहली अप्रोच जो हमने यहाँ पे पढ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने की, इसको ट्रिकल डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एंड तीसरी बेसिक कम्युनिटीज़ लोगों को देनी। दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या है, इसको हम नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, लिवलीहुड मतलब जीने के लिए, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सबका एक ही मतलब है एक तरह से, तो आपको ये याद रखना है। ग्राम होता है गांव, स्वरोजगार रोजगार देना किसी को, ठीक है। तो ये योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है, 1999 में, आपको ये याद रखना है, सेम सिमिलर मीनिंग है। ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये ग्राम है, गांव के लिए। शहरी से पता लग रहा है अर्बन एरिया में भी तो नौकरी चाहिए, तो अर्बन एरिया के लिए 1997 में इन्होंने बनाई थी, वो 1999 में आई थी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पर इसको चेंज करके बना दिया गया था नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। यहाँ पे लिखा है ना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, इसको बोल दिया क्या, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन 2013-14, ठीक है। अब इन्होंने नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे भी, दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे भी है, वो रूरल का था, ये अर्बन का है। तो इन्होंने इसके अंदर बताया है कि इसके अंदर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बाद में इसका नाम लिख दिया गया था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपको वेजेस दी जाएंगी, डेली वेजेस डिसाइड की जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी 100 डेज ऑफ वर्क, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 से 60 साल के लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, ठीक है। देन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी अगेन गांव के लिए था, ठीक है, रोजगार देने के लिए था, जैसे रोड्स बनाने, टैंक्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इनको नौकरियां
प्रोवाइड करनी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2004 में आया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमने लोगों को पैसे देने हैं, वेजेस वगैरह प्रोवाइड करनी है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था मनरेगा के साथ 2006 में, ठीक है। मनरेगा को इन्होंने सेपरेटली भी एक्सप्लेन किया है, 2005 में आई थी, बट इट वॉज लॉन्च्ड इन 2006, ठीक है। 2006 में कम्प्लीटली इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 100 डेज़ की मतलब साल में 100 दिन आपको गारंटीड वेजेस मिलेंगी, मतलब जो नौकरी हो ना हो पर आपको गारंटी 100 दिन की नौकरी के पैसे मिलेंगे। वेजेस होता है दिहाड़ी, ऑब्वियसली सैलरी तो कोई नहीं देता। अब जो लास्ट हमारी अप्रोच थी, ये तो मैंने आपको एलिवेशन प्रोग्राम्स बताए, मनरेगा हो गया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो मनरेगा के साथ जुड़ गया बाद में, ठीक है, ये सभी प्रोग्राम्स बताए। बट जो तीसरा ये एलिवेशन प्रोग्राम्स पे आ जाता है, तीसरा है प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स। पहले वाले में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, जीडीपी बढ़ाने के लिए नौकरियां देनी, इनकम बढ़ानी, इस पे प्रोग्राम याद रखने हैं। इसमें बेसिक अमेनिटीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपको पता है पीडीएस क्या होता है, जिसमें राशन की दुकानों पे जाके राशन लेते हैं सस्ते दामों में, फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं उनको, ठीक है। फेयर प्राइस अच्छी होती है, सही दाम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये बच्चों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। जो 6 साल तक के बच्चे थे, प्रेग्नेंट मदर और नर्सिंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन मदर्स के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, उनको एजुकेशन और हेल्थ देने के लिए, ठीक है। मिड डे मील स्कूल में चलाए जाते हैं 1995 में, ये आपको पता है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था 2013 में, जिसमें हर बंदे को 500 किलो 5 kg की फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, ठीक है, और सस्ते दामों में प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 रुपीज़ kg राइस, 2 रुपीज़ kg वीट, इतने सस्ते दामों में, ठीक है। 2000 में 2 स्कीम्स बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, जिसमें हमने गरीब से गरीब लोगों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड्स देने थे। जो अंत्योदय अन्न योजना है उसमें हमने क्या गारंटी किया था कि 35 kg के फूड ग्रेन्स हम देंगे बहुत कम रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट पे। और अन्नपूर्णा स्कीम में हमने उन लोगों के लिए बनाई जो बूढ़े थे, 65 ईयर्स के पुअर सीनियर सिटीजन्स जो थे, उनको ये स्कीम हमने प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, जो नेशनल सोशल परसिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर कवर नहीं हुए थे। किसके अंदर कवर नहीं हुए थे? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने 65 ईयर्स के लोगों को पेंशन देनी थी। जिनको पेंशन मिल जाएगी उनको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अन्नपूर्णा स्कीम का। फाइन। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वेरी रिसेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोग ज़ीरो बैलेंस के साथ अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, और अकाउंट भी खुलवाओ और साथ में आपको इंश्योरेंस मिलेगी सरकार की तरफ से। 1 लाख रुपीज़ की एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस 30,000 की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका मेजर पॉवर्टी चैप्टर कवर हो गया है यहाँ पर।